हेलो एवरीबॉडी। आज हम 7th क्लास की हिस्ट्री का पहला अध्याय पढ़ेंगे। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी हम जो पिछले हजारों वर्षों से कितने परिवर्तन हुए हैं और इतिहासकारों ने उन परिवर्तनों की कैसी व्याख्या की है, वो आगे हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मानचित्र फर्स्ट में जो है, ये जो मानचित्र है ये भूगोलवेत्ता रहे हैं अल इदरसी ने 1154 में बनाया था। और जो यह नक्शा है दुनिया का एक जो है एक मानचित्र का हिस्सा है। लेकिन जो मानचित्र 2 भी आप इसमें देखेंगे, या आप मानचित्र 2 देख सकते हैं, ये जो मानचित्र है और मानचित्र 1 है जो इससे बहुत ज़्यादा भिन्न है, क्योंकि इसमें जो श्रीलंका का अगर हम पार्ट देखेंगे उपमहाद्वीप का, तो ये ऊपर की ओर दर्शाया गया है। तो जो अल इदरसी ने मानचित्र बनाया था वो मानचित्र 2 से, यानी जो अब का मानचित्र है उससे बहुत ज़्यादा भिन्न है। ये आप मानचित्र 2 भी देख सकते हैं। ये जो उपमहाद्वीप है श्रीलंका, ये नीचे दर्शाया गया है। लेकिन जो अल इदरसी ने जो मानचित्र बनाया था वो इस मानचित्र से बहुत ज़्यादा भिन्न था। मानचित्र 2 में 18वीं सदी के आरंभ में जो है गिब्लोम द लिल्सले के एटलस निवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप जो श्रीलंका है ये नीचे दर्शाया गया है। पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्षों बाद जो यह मानचित्र है यह बनाया गया था। और इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं जो है वो काफ़ी बदल गई थी। और यह नक्शा जो है ज़्यादा परिचित लगेगा, क्योंकि इस नक्शे के अनुसार ही जो आधुनिक समय है उसमें जो यह नक्शा है ये हम आधुनिक समय में भी देख सकते हैं। विशेषकर इसमें जो तटीय इलाके हैं उनके बारे में हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। और इसे देखते हुए आश्चर्य भी होता है, क्योंकि जो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बारीक चीज़ें, जैसे कि हमने जो मानचित्र फर्स्ट था उसमें जो श्रीलंका का उपमहाद्वीप था ये ऊपर की ओर देखा गया था। लेकिन जो ये नक्शा है इसमें सब चीज़ें अपनी ठीक जगह पर दिखाई गई है। इसमें जो यूरोप के जो नागरिक भारत में आए, जो व्यापारी नागरिक भारत में आए, तो जो ये मानचित्र जो ये आप मानचित्र देख पा रहे हैं, इसी को आधार मानकर जो यूरोपीय नागरिक या व्यापारी भारत में आए हैं, इन्हीं को आधार मानकर वे भारत में आए थे। इतनी ही महत्वपूर्ण यह बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज और नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं की संदर्भ और उनकी भिन्न भिन्न जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उनका ध्यान रखना जरूरी होता है। यहाँ पे जैसे जैसे युग बीतता गया तो विज्ञान भी जो है वो बदलता गया था मानचित्र का, क्योंकि मानचित्र जो है अलग अलग जो इतिहासकार थे उनके द्वारा अलग अलग तरह के बनाए जा रहे थे। तो इतिहासकार जो है जो उनके बीते दस्तावेज थे, जैसे जो नक्शे थे या फिर जो लेख थे उनके द्वारा लिखे गए, तो उनकी सूचनाओं के आधार पर जो इतिहास था वो धीरे धीरे बदल रहा था। अब हम बात करते हैं नई और पुरानी शब्दावली की। समय समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ भी बदले हैं। जैसे अगर हम भाषा की बात करें तो भाषाओं में जो मिलते हैं ये भाषाएं भी समय समय के साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जो पहले मध्य युग की जो फारसी थी और जो आधुनिक युग की फारसी है वो बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि उस समय की जो फारसी थी और जो है उस समय की फारसी जैसे कि हम जो पढ़ते हैं तो वो थोड़ा पढ़ने में भी जो है मुश्किल होती थी। लेकिन आज जो आधुनिक युग की फारसी है वो उस फारसी से अलग है। इसमें जो व्याकरण और शब्द भंडार की हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। उनके अर्थ भी धीरे जो समय के साथ है उन शब्दों के अर्थ भी बदले हैं। उदाहरण के लिए अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान जो शब्द है एक फारसी का शब्द है मिनहाज ए सिराज जो थे एक जो इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदुस्तान जो है फारसी में हिंदुस्तान भारत को नाम दिया था। और यह जो नाम दिया गया था ये उन स्थानों को दिया गया था जो पंजाब हरियाणा और जो गंगा यमुना के बीच के इलाके थे, उन शब्द को फारसी में इसने हिंदुस्तान कहा था। इसके बाद जो है जो दिल्ली का जो क्षेत्र था
जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के जो क्षेत्र में आते थे, जो छोटे छोटे इलाके थे जिन पर जो सुल्तान था दिल्ली का वो अपना अधिकार क्षेत्र था, तो सल्तनत के प्रसार के साथ साथ जो शब्द है उनमें भी अंतर आता गया, क्योंकि बाद में हिंदुस्तान शब्द जो दक्षिणी भारत के लिए प्रयोग किया गया था, 16वीं सदी के आरंभ में इसी शब्द का प्रयोग, मतलब जो हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग है वो भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए किया गया था। जो यहाँ पे बाबर आया था, बाबर ने इस शब्द का प्रयोग जो यहाँ पे उपमहाद्वीप थे के भूगोल था जो यहाँ पे, और जो यहाँ के निवासी और जो यहाँ की संस्कृति थी, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उनके लिए किया। बाद में खुसरो ने हिंद के कुछ समानता, यानी जो खुसरो ने एक कवि रहे हैं, खुसरो 14वीं सदी में, तो उन्होंने भी जो हिंद एक शब्द का प्रयोग किया था जो हिंदुस्तान शब्द है उससे थोड़ा मिलता जुलता है। इसके बाद में भारत को जो शब्द आया वो हिंदुस्तान शब्द से राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ से नहीं जुड़ा था, तो कुछ समय के साथ साथ जो है इसके अर्थ भी बदल गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे विदेशी शब्द की। अगर हम विदेशी शब्द की बात करें तो जो उस समय का जो समय था, तो जो अनजान व्यक्ति थे यानी जो बाहर के किसी गांव से आते थे, जो जिस गांव में वे आए हैं उसकी संस्कृति से अलग थे, तो वहाँ पे वे लोग इन्हें विदेशी कहते थे। और हिंदी में परदेशी, और अगर हम फारसी की बात करें तो फारसी में लोग अजनबी कहते थे। तो इसलिए जो नगरवासी थे उन्हें जो है वनवासी भी कहा गया, किंतु जो गांव में रहने वाले किसान या अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होते थे, तो ये लोग एक दूसरे को विदेशी नहीं कहते थे, लेकिन जो इनकी परंपराओं और संस्कृति से भिन्न थे उन्हें ये लोग विदेशी कहकर पुकारते थे। इसके बाद हम बात करते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत की। जो इतिहासकार जो अध्ययन करते हैं या फिर जो खोज करते हैं अलग अलग स्रोतों के आधार पर करते हैं, अलग अलग जो स्रोत है उस समय के उनका सहारा लेते हैं। जैसे कि हमने जो 6th क्लास की इतिहास हमने पढ़ा है उसमें जो कुछ अभिलेख भी हमें मिले हैं, कुछ जो गुप्त वंश शासक रहे हैं हर्षवर्धन के बारे में हमने पढ़ा था, तो जो उनके अभिलेख रहे हैं 700 से 1750 ईस्वी तक, तो जो उनके अभिलेख थे वो उत्कीर्ण कराते थे। अशोक के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो नगरवासी थे उनके अपनी सूचनाएं पहुंचाने के लिए या जो नियम उसने बनाए हैं वो नियम अंकित कराने के लिए अभिलेख का प्रयोग किया। तो इतिहासकार जो है खोज करने के लिए और युगों का अध्ययन करने के लिए उन अभिलेखों का सहारा लेते हैं। इस काल के कुछ जो इतिहासकार रहे हैं उनमें बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी मतलब वैसी ही चली आ रही हैं। इतिहासकार जो सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी जो शिलालेख है या फिर जो सिक्के हैं, अभिलेख है, उनका सहारा लेते हैं। और जो समय की स्थापत्य कला है, भवन निर्माण जो कला थी उनकी, उन पर भी जो उनकी लिखित सामग्री थी उस पर भी इतिहासकार निर्भर है। तो इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें इतिहासकारों को अलग अलग सूचनाएं और एक दूसरे के स्रोतों के इस्तेमाल से धीरे धीरे जो है वो जानकारी मिल रही थी। तो अब हम बात करते हैं कागज की। जो कागज था वो सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होता गया। कुछ जो लोग थे वो धर्मग्रंथ, शासकों के वरदान, संतों के लेखन और उपदेश, जो अर्जियां, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे थे। क्योंकि हमने जो पिछले अध्याय में पढ़ा है, अगर हम उनकी बात करें तो पहले जो अभिलेख लिखे जाते थे वो पांडुलिपियों पे लिखे जाते थे। ताड़ के जो पत्ते होते थे उन पर जो है वो अपने अभिलेख लिखते थे और जो भी सूचनाएं होती थी वे उन पर लिखते थे। तो जो इसमें एक शब्द आता है अभिलेखागार। अभिलेखागार जो है, अभिलेखागार उस जगह को कहते हैं जहाँ पे जो दस्तावेज थे, पांडुलिपियाँ थी जो है, और राष्ट्रीय जो सरकारों के जो तमाम पुराने सरकारी अभिलेख थे, उस समय लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड था, वहाँ पे ये रखे जाते थे। उन दिनों छापे खाने नहीं थे।
तो जो जब उन दिनों छापे खाने तो नहीं थे, लेकिन किसी भी अगर पांडुलिपियों को प्रतिकृति बनाते थे, यानी उसे किसी और मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्हें वो लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो उनमें अगर उन्हें परिवर्तन करना होता था तो वे लोग जो है उनकी जो है लिखावट के आधार पर और जो उस समय की जो भी लिखने की शैली थी तो उसके आधार पर वे दूसरे पर अंकित करते थे। तो इसी को देखते हुए अगर हम बात करें तो जैसे कुछ लिखावट ऐसी थी जो समझ में नहीं आती थी, तो मजबूरन उनका अंदाज़ा इन्हें लगाना पड़ता था। पांडुलिपियाँ की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक मोटे तौर पर जो है फेरबदल करते चले जो थे वो करते चलते थे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कुछ शब्द ऐसे थे जो समझ में नहीं आते थे, तो वे ये जो लोग थे उनमें कुछ शब्द ऐसे थे जिनमें ये बदलाव करते चलते थे। तो ऐसे ही जो प्रतिलिपियाँ थी वो बनती चली जा रही थी और मूल ग्रंथ थे जो वो भिन्न भिन्न प्रतिलिपियों से एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे। इससे जो है लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती होगी, क्योंकि जो ये पांडुलिपियाँ थी इनके कुछ शब्द ऐसे जो समझ में नहीं आते थे, तो इनकी प्रतिलिपियाँ बनाई जाने लगी थी। तो जो उनके मूल ग्रंथ थे वो धीरे धीरे जो है वो लुप्त होते चले गए थे। प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि जो शब्द थे जिनके बारे में उस समय जो इतिहासकार थे पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्हें कुछ बातों का अंदाजा ही लगाना पड़ता था। इतिहासकार एक ही ग्रंथ विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन जो है वो इन्हें करना पड़ता था, क्योंकि उस समय कोई और भी जरिया इतिहास को जानने का, इतिहासकारों को पढ़ने का नहीं था। अब हम बात करते हैं फारसी और अरबी की। इन्हें पढ़ने में कठिनाई होती थी, क्योंकि जो नस्तलिपि जो है ये बाईं ओर की ओर वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते थे। फारसी अरबों के जो जानकार थे वो तो इन्हें आसानी से पढ़ लेते थे, लेकिन सशक्त लिपि दाईं ओर से अधिक सघन और जो है संक्षिप्त और कठिन होती थी, इसलिए इन्हें पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था। कई बार जो लेखक थे वो समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार रहे हैं। 1356 में इनका जो वृत्तांत था वो पहली बार आया था, लेकिन कुछ समय बाद 2 वर्षों के बाद इन्होंने दोबारा लिखा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अंतर पाया गया। जो 1971 में इन्होंने लिखा था और पहली बार जो है जो वृत्तांत की जानकारी है वो इनसे ही मिली थी। यह पुस्तकालयों के विशेष संग्रहों में कहीं दबे पड़े थे। पहले जो वृत्तांत थे उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती थी। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 और 1750 के बीच हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भरी चुनौती रहा है, क्योंकि इसमें जो पूरे काल के जो बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे, क्योंकि इस काल में समय समय की नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हो रहे थे। सिंचाई में रहर, कताई में चरखे, युद्ध में जो है आग्नेय अस्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल हो रहा था, और जो है खान पान भी जो है वो पहले से अलग हो गया था। जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जो थे वो प्रयोग में लाए जा रहे थे। तो तमाम ऐसे परिवर्तन थे जो उस समय हो गए थे। नई प्रौद्योगिकी, फसलें उन लोगों के साथ जो है नए विचार भी लेकर आए थे। यानी हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो अलग अलग स्थान से यहाँ पे आए, जिन्होंने जो अलग अलग परिवर्तन लेके यहाँ पे आए थे, जो थे वो अलग प्रौद्योगिकी लेकर आए। खाने की जो वस्तुएं थी वे भिन्न हो गई थी। मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी जो थी वो अपने साथ लेकर उस काल में आए थे। तो परिणाम स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक जो सामाजिक परिवर्तन थे वो उस काल में बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं जो यह युग था उसमें लोगों की गतिशीलता बहुत ज़्यादा हो गई थी। एक स्थान से दूसरे स्थान आना जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अवसर की तलाश में झुंड के झुंड दूर दूर तक यात्राएं करते थे और एक महाद्वीप से अपार संपदा और जो है वो अपने जो लाइफ थी, जो परिवर्तन थे ज़िंदगी के, वो इनमें आने शुरू हो गए थे। तो इस काल में जो समुदाय थे वो भी आगे की ओर बढ़ रहे थे और उनका भी जो समुदाय थे उनका महत्व बढ़ रहा था। जैसे उस समय एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र इन्हें कहा गया।
8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो अक्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि जो सेनापति होते थे वो भी इसमें आते थे। बाद में कवि और चारण राजपूतों की जो आचार संहिता, प्रबल पराक्रम, स्वयंभक्ति का गुणगान जो है ये करते थे। जो राजपूतों के दरबार में कवि होते थे तो जो उस दरबार में जो राजा होता था ये अपनी जो इनकी आचार संहिता होती थी उसमें उनकी जो स्वामी भक्ति थी या फिर जो उनकी अच्छाई थी उनका गुणगान ये लोग करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अवसर का लाभ उठाया, जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, मुख्य लिप्कों और मुंशियों के रूप में जो ये जाट मराठा थे ये कार्य करते थे और इनमें जो है आदि समूहों ने भी जो इस जिम्मेदारी को उठाया। इसमें कई तरह के समूह जो थे वो शामिल थे, लेकिन इसमें जो प्रमुख समुदाय था वो था राजपूत, जिन्हें राजपूत अर्थात राजा का पुत्र भी इसने कहा है। इस काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ रहा था, कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन और जो है अधिक तेजी से पूरे तौर पर हो रहा था। इसमें एक शब्द आया है पर्यावास। पर्यावास का जो अर्थ है वो है इस तात्पर्य से है कि किसी क्षेत्र के जो पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली कैसी थी। तो पर्यावरण जो पर्यावास है उसमें परिवर्तन, वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जो वनवासी थे जो वनों में रहते थे तो जो है वन जो है इन्होंने काटने शुरू कर दिए थे ताकि ये खेती कर सके, तो इसी को मजबूर होकर उन्हें अपने स्थान से दूसरे स्थान छोड़ना होता था। वनवासी जमीन की जुताई करने लगे थे, कृषक बन गए थे। कृषकों की नई नई समूह जो क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे, वे बड़े जटिल समाजों के अंग बन गए थे। जो उन्हें जो है वो कर चुकाना पड़ता था और स्थानीय जो मिल जो मालिक थे वर्ग के बेगार उन्हें करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच और आर्थिक जो सामाजिक अंतर था वो उभरने लगा था और कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग खेती, खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे लोग जातियों और उपजातियों में बंटने जाने लगे। उन्हें व्यवसाय के आधार पर समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे, किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है इस आधार पर दर्जे बदलते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र पर कोई दर्जा हो सकता था या किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। जैसे कि हमने 6th क्लास के अध्याय में भी पढ़ा है कि जो ब्राह्मण थे उन्हें जो है ऊंचा स्थान प्राप्त था, जो क्षेत्रीय थे वो राजा होते थे और जो कुम्हार थे या फिर जो सुनार थे वो राजाओं के यहाँ पर कर देने जाते थे और करों के रूप में अगर कोई सुनार है तो कोई अच्छी वस्तु उनके लिए बनाकर ले जाता था, कोई कुम्हार है तो जो उनके वहाँ पे जो कार्य होता था लकड़ी से संबंधित वो लोग जो मिट्टी के बर्तनों से संबंधित, क्योंकि उस समय मिट्टी के बर्तन प्रयोग में लाए जाते थे तो वो उनसे वो कार्य करा लेते थे। या फिर जो वनवासी थे वो उनको जो है जो वन में रहते थे वो उनके लिए कंदमूल अनाज की जो खेती वो लोग करते थे तो उनके लिए वो खाने की वस्तुएं लेकर जाते थे। और जो यहाँ पे जो है ये उपजातियाँ जो जातियाँ थी वो उपजातियों में बांटे जाने लगे थे। यहाँ पे कहने का मतलब था कि जो राजा थे वो अपने आप को ऊंचा समझते थे और जो खेती करते थे या फिर जो छोटे छोटे व्यवसाय करते थे उन्हें वो लोग अपने यहाँ पर दासी या दासी के रूप में भी रखते थे। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है, वर्णों की बात हमने उसमें की थी। तो वर्णों के आधार पर 4 वर्णों में इन्हें बांटा गया था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां सभी अपने नियम बनाती थी। नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की सभा करवाती थी, जाति पंचायत जिन्हें कहा गया। कुछ जातियाँ होती थी जो अपने अलग जो रहन सहन के जो नियम थे वो बनाए जाते थे और इन्हें जो है जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे या फिर कुछ ऐसी जो जाति पंचायत जो प्रथा थी वो उस समय थी तो जो लोग थे उसमें वो इन जो ये नियम बनाए जाते थे वो इनका पालन करवाते थे।
जातियों के अपने निवास स्थान के जो गांव थे और जो वहाँ पे रिवाज थे उनका भी पालन करना होता था। गांव पर जो शासन था वो मुखियाओं का शासन रहता था और मिल मिलाकर वे किसी राज्य के एक छोटे इकाई के भर होते थे। अक्षेत्र और साम्राज्य, इसमें चोल, तुगलक या मुगल बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे ऐसे अक्षेत्र आते हैं जिन्हें हम आगे के अध्याय में इनका वर्णन करेंगे। अभी बात करते हैं दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की 1266 से 1287 तक जो संस्कृत प्रशस्ति थी उसमें इनका उदाहरण मिला है। इन्हें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानी गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजन तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। दक्षिण भारत में द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जो भिन्न क्षेत्रों के लोग थे उनकी सेना के आगे नहीं टिकते थे, क्योंकि जो इनकी सेना थी वो बहुत ज़्यादा कुशल थी। अब ये आप कुछ देख पा रहे हैं, जैसे ये आप मानचित्र देख पा रहे हैं, इसमें कुछ जो राज्य हैं मिस्र के शिहाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत के आने वाले जो उसके अंतर्गत जो राज्य आते थे उनमें वो ये जो मानचित्र है उसमें ये जो राज्य हैं वो दर्शाए गए हैं। इतिहासकार विजय अभियान के उन दावों का अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं, साथ ही वे समझने की कोशिश भी करने में लगे हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकारों का क्यों उल्लेख कर रहे थे। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि जो शासक थे वो ज़्यादातर बाहर से ही आए हैं, तो जो बाहर से शासक आए हैं, इतिहासकार आए हैं, वो जो ये महाद्वीप था वो इसी के बारे में ही अपना अध्ययन क्यों कर रहे थे। भाषा या अक्षेत्र, सन 1318 में कवि हुए हैं जो अमीर खुसरो, इस बात पर गौर किया था उन्होंने कि जो ये देश है, इस देश में हर अक्षेत्र में अपनी एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वारसमुद्री यानी दक्षिणी कर्नाटक है वहाँ बोली जाती है, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी में गुजरात, माहवारी तमिलनाडु में, गोंडी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। तो ये जो बोले जाने वाली भाषा है, तो अमीर खुसरो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये देश है इसमें हर क्षेत्र में अपनी एक अलग भाषा है। अमीर खुसरो ने यहाँ पे आगे बताया है कि यह भाषा है वो यहाँ की एक महत्वपूर्ण भाषा भी है संस्कृत, लेकिन उसका जो है वो एक विशेष क्षेत्र की इसमें एक भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण ही जानते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है कि जो संस्कृत का अध्ययन करते थे वे सिर्फ ब्राह्मण ही करते थे, अन्य किसी भी जो वर्ण थे उन्हें जो संस्कृत में जो ग्रंथ थे वो पढ़ने का अधिकार नहीं था। इसमें कुछ जैसे जो थे वो जैसे शूद्र थे, वैश्य थे, उन्हें जो है वो जो संस्कृत में ग्रंथ थे उन्हें पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों ने नहीं दिया था। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, उनकी अपनी भाषा, संस्कृति, विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। जो आगे के अध्याय में भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो संस्कृतियां हैं उनमें कैसी विशेषताएं आ गई थी, या फिर वे कैसे जो उनकी भाषा थी, जो संस्कृति थी वो अलग हो गई थी। यह क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इनमें राज्यों के बीच काफ़ी जो है टकराहटें चलती रहती थी, क्योंकि जो चोल, खलजी थे, तुगलक थे, मुगल थे, राजवंश थे, वे उनका जो साम्राज्य था जो है वो एक विशाल साम्राज्य इन्होंने धीरे धीरे जो जैसे मुगल के अगर हम बारे में बात करें तो मुगलों ने यहाँ पे बहुत लंबे समय तक शासन किया था, क्योंकि इन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाकर खड़ा कर लिया था। लेकिन साम्राज्य समान रूप से अस्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो खलजी और मुगल जो वंश के शासन है वो बहुत ज़्यादा अवधि तक चले हैं, यानी जो मुगलों का शासन रहा है वो लंबे समय तक यहाँ पर चला है।
लेकिन 18वीं सदी में जो मुगल वंश है उनका पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो आसपास के जो क्षेत्र थे वो उन्होंने स्वतंत्र होना शुरू कर दिया था। और मुगल के जो 18वीं शताब्दी में जो राजा हुए हैं वो जो थे वो अच्छे नहीं हुए हैं, तो इसी के कारण जो है इनका पतन होना शुरू हो गया था। और धीरे धीरे जो बड़े जो राज्य थे, छोटे राज्य थे, उन्होंने अपना शासन करना शुरू कर दिया था। उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों पर विरासत में जो इन्हें मिली थी, तो इन जो परंपराएं हमें मिली हैं उन परंपराओं से पता चलता है कि इन जो परंपराएं थी इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई थी। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र को अपनी विशेषताएं बनी रही, मगर समय की क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहासकार हजारों वर्षों में जो है इन्होंने जो अध्ययन किया है उनसे पता चलता है कि जो धार्मिक परिवर्तन थे, परंपराएं थी, उनमें भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने लगे थे। दैविक जो तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही वैयक्तिक स्तर पर होती थी। आमतौर पर इस आस्था में जो स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। जैसे जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इन आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के अनुसार जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा युगों के आधार पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। कुछ जो लोग थे देवी देवताओं की पूजा करते थे, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया जाने लगा था। समाज में पुरोहितों और जो ब्राह्मण थे उन्हें उनकी जो महत्वता थी, यानी संस्कृत के अध्ययन के बारे में जो उन्हें ज्ञान था, या फिर जो ग्रंथ थे वो पढ़ते थे, जो रामायण जैसे ग्रंथ हुए हैं वो पढ़ते थे, तो इसके आधार पर उनका जो महत्व था वो ऊंचा हो गया था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण अभी हमने पढ़ा ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे, जो इन्हें संरक्षण देते थे वो बड़े राजा थे, जिनका जो शासन करते थे, जिनका दबदबा था। तो समाज में जो ब्राह्मण जो लोग थे, इनका समाज में अपना एक अलग दबदबा उस समय बढ़ गया था। महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमेल इष्ट देवी देवताओं के रूप में की गई है जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांडों के बिना ही भक्त सभी पहुँच सके। इस विषय में साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो इष्ट देवी देवता है उनकी जो ईश्वर की जो लोग थे, समाज था, वो ईश्वर की कल्पना करते थे। तो इसी को जो देवी देवता है उन्हें पुजारियों के जो कर्मकांड थे उनमें ये लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे थे, जो है वो इन्हें मानने लगे थे। जो ब्राह्मण थे जिन्हें ऊंचा पद मिल गया था, जो समाज में दबदबा रखते थे, उनकी बातों को इन्होंने मानना शुरू कर दिया था। तो कई तरह के परिवर्तन हैं जो इस युग में आने शुरू हो गए थे। अन्य जो अलग अलग धर्म थे उनका भी आगमन होना उपमहाद्वीप में शुरू हो गया था। जैसे हम बात करें कुरान शरीफ की, तो कुरान शरीफ का संदेश भारत में 7वीं सदी में व्यापारियों और जो अप्रवासी थे उनके जरिए पहुंचा था। क्योंकि जो कुरान शरीफ है वो जो मुसलमान है इन जो है वो अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, और जो कुरान है उसमें कहा गया है कि ईश्वर अल्लाह की सत्ता को, जो एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को ये स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को यह गले लगाते हैं। कुरान शरीफ में या फिर जो मुस्लिम धर्म है उसमें जो है ये लोग ऊंच नीच का भेदभाव या फर्क नहीं करते हैं। ये सब व्यक्ति को चाहे वो प्रेम, करुणा और उदारता के आधार पर सभी को गले लगाते हैं, सभी को एक समान मानते हैं, चाहे व्यक्ति की स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। जो कुछ इस्लाम जो शासक हुए हैं वो जो उलेमा थे, यानी इस्लाम धर्म के जो धार्मिक जिन्हें हम
धर्म के अनुयायी यानी इस्लाम के अनुयायी जिन्हें हम कह सकते हैं उलेमा, उनको संरक्षण देते थे। जैसे हिंदू में जो ब्राह्मण थे, जो शासक थे, वो ब्राह्मण को संरक्षण देते थे, ऐसे ही यहाँ पे उलेमाओं को भी जो है संरक्षण मिलता था। मुसलमानों में कुछ शिया थे, कुछ पैगंबर साहब के जो दामाद हुए हैं अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। कुछ इसमें शिया हुए हैं और कुछ सुन्नी जो थे वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी की विभिन्न परंपराओं के भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा राष्ट्रवादी विचारधाराओं को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिली है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। यहाँ पे जो इतिहासकार है वे कहते हैं कि घड़ियाँ कैलेंडर जो है इतिहासकार है वो कैलेंडर के आधार पर समय को नहीं देखते हैं। वो जो भी अलग अलग जो उन्हें ग्रंथ मिले हैं उनके आधार पर आर्थिक संगठन के आने वाले परिवर्तन है वो इन्होंने देखे हैं, कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्सों, युगों और कालों में बांटा जाए तो जो 19वीं सदी के अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं उन्होंने 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। लेकिन यह विभाजन है जो इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता को भी उपेक्षा हो जाती है। तो यहाँ पे जो अलग अलग धर्म या फिर जो अलग अलग परिवर्तन आए उनके अनुसार जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने 3 भागों में बांटा। लेकिन जो इतिहासकार थे वे कह रहे हैं कि इस तरह का दृष्टिकोण है जो उपमहाद्वीप की अपार विविधताओं की उपेक्षा करता है। इस काल के विभाजन को यानी जो अंग्रेजों के द्वारा विभाजन किया गया इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत कम इतिहासकार हैं जिन्होंने इसे माना है। जो इतिहासकार है वो आर्थिक सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है, जो समाज में कई प्रकार के समावेश थे, जैसे शिकारी संग्रह जो प्रारंभिक दौर था यानी जो प्रारंभिक मानव था उसने कैसे जो है वो शुरुआत की थी। धीरे धीरे उसने कृषि करना, शहरों और गांवों में रहना, फिर जो प्रारंभिक दौर था, फिर राजा साम्राज्य, वो धीरे धीरे जो है जो परिवर्तन आए हैं। तो इसमें जो इतिहासकार है वो मध्यकालीन इतिहास जिसे हम अब पढ़ रहे हैं तो उनसे वो बहुत ज़्यादा भिन्न है, क्योंकि इसमें जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा है तो उसमें जो शुरुआत का दौर था वो उसमें हमने पढ़ा था कैसे जो है आदि मानव ने शुरू किया था। फिर गांव साम्राज्य कैसे उन्होंने जो कृषि है वो शुरू कर दी थी। तो लेकिन जो मध्यकालीन इतिहास है इसमें हम राजाओं, समाज और जो अक्षेत्रीय सामाजिक राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें जो है व्यापारी जो धर्म आए हैं, धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास के साथ इसमें यूरोप से जो व्यापारी जो थे वो उन कंपनियों के आगमन जो वो हो गया था। तो आगे के अध्याय में उनके आगमन के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। भारत के इतिहास के 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न है, इसलिए इस सारे काल को ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखा जाना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना या आधुनिक काल से की जाए तो आधुनिकता के साथ जो भौतिक उन्नति है, बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इससे यह निकलता है कि मध्यकाल जो है वो रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुए ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन हजारों वर्षों के दौरान इस महाद्वीप के जो समाजों में परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनमें जो है वो अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप के व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया था। जैसे कि हमने पढ़ा है कि
जो थे, जब मुग़लों का पतन होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पे अनेक व्यापारी आए थे अपने व्यापार के लिए। तो जो मध्यकालीन था, जैसे कि हम देख सकते हैं मध्यकालीन में ही रूढ़िवादी तो रहा है, लेकिन इसमें कई परिवर्तन भी हमने देखने को मिले हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे कई सारे बदलाव भी आसपास की जो है आसपास हुए हैं। जो व्यापारिक कंपनियां आई हैं, उनके आने के बाद से कई जो रूढ़िवादिता थी, जैसे मध्यकालीन में भी कहा गया है कि रूढ़िवादिता का दौर था, तो उसमें भी कई परिवर्तन हुए हैं, जिन्हें आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो ये आज का जो हमारा अध्याय था, ये 7th क्लास का जो था वो पहला अध्याय था, जिनमें हमने कई ऐसे परिवर्तनों के बारे में पढ़ा है, जिनमें कई सारे परिवर्तन हमने देखने को मिले हैं और कई सारे परिवर्तन भी हुए हैं। इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। इसमें जो धर्म थे वो उनमें परिवर्तन कैसे हुआ, जो समाज था उनमें कैसा परिवर्तन हुआ, कैसे धार्मिक जो थे प्रकांड थे या फिर जो ब्राह्मण थे उनको कैसे संरक्षण दिया गया राजाओं के द्वारा, जो उलेमा थे जो थे उन्हें कैसा संरक्षण दिया गया। तो ये हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।